कोई क्वेरी है इतने तो आप पूछ लीजिए। हाँ जी, गुड इवनिंग। इस बार लग रहा है होली पे बारिश हो सकती है शायद। मौसम खराब हो रहा है। पता नहीं, लग तो ऐसा ही रहा है कि मौसम खराब होगा। हाँ जी, गुड इवनिंग। मैसेज डाल दीजिए ग्रुप पे कि क्लास स्टार्ट हो गई है, जल्दी आ जाएंगे। हाँ जी, गुड इवनिंग। आज पहले ना अफगान वॉर्स देखेंगे। बर्मा वाला इसके बाद देखेंगे, क्योंकि अफगान वॉर्स का किस्सा चल ही रहा है अभी। तो उसको आप आसानी से समझ सकते हो क्या इश्यूज थे, क्योंकि अभी पंजाब किया है तो सिंध भी किया। तो अफगान वॉर्स देख लेते हैं पहले, और उसके बाद बर्मा देख लेंगे, तो हमारा ये फॉरेन पॉलिसी वाला एरिया पूरा हो जाएगा। फिर इसके बाद आगे चलेंगे। सर, अफगान वॉर्स पंजाब के आगे लिखने हैं या डलहौजी के हेडिंग में? कहीं भी लिख लीजिए, वैसे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये जुड़े हुए उसी हैं। पंजाब, अफगानिस्तान और सिंध, ये तीनों एक ही से कोरिलेट करती हैं चीजें। बाकी ओके सर। चूंकि तो समय अलग अलग है, अलग भी नहीं है, तीनों का सेम ही है, बल्कि आप इनको एक ही जगह करें तो ज्यादा ठीक है। अंबिका जी, आपने मुझे मैसेज नहीं किया सुबह अपने व्हाट्सएप से। क्या आपके पास मेरा नंबर है? हाँ जी, गुड इवनिंग। तो अब मेरा नंबर आप ले लीजिए और मुझे व्हाट्सएप से मैसेज कर देना अपने। मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगा, जीएस वाले ग्रुप में। 6395164428। फिर से लिखिए, 6395
164428। आप अपना नाम लिख के भेज दीजिए जस्ट इस पे मुझे। चलिए तो शुरू करते हैं। देखो, हेडिंग आप सबसे पहले इसमें डाल लीजिए अफगान वॉर्स, ठीक है ना, क्योंकि ये कोरिलेट कर रहा है तो सबसे पहले इसी को करेंगे। बर्मा वाला इसके बाद देखेंगे, बर्मा का मुद्दा। तो आप हेडिंग डाल लीजिए द अफगान वॉर्स, अफगान युद्ध, ठीक है ना। देखो, कल भी हम लोग चर्चा कर रहे थे उसको लेकर, वही था ये अफगान वॉर्स की। अफगानिस्तान में ब्रिटिशर्स ने इंटरवीन किया फिर, जब पंजाब को जीत लिया था। पंजाब को जीता ही इसलिए था क्योंकि अफगानिस्तान में वो हस्तक्षेप कर सकें, डायरेक्टली इंटरवीन कर सकें। और वो इसलिए क्योंकि एंग्लो रशियन राइवलरी जो थी वो चल रही थी आपस में, और वो नहीं चाहते थे कि अफगानिस्तान में रशिया घुस जाए। इसलिए उनकी स्ट्रेटेजी अंग्रेजों की ये थी कि अफगानिस्तान में कोई ऐसा व्यक्ति सिंहासन पर बिठाया जाए जो उनके फेवर का हो, उनकी बातों को मान सकता हो। ब्रिटिश सेना को वहां पर रिजाइड कर सकें वो, ब्रिटिश सेना की सहायता से वहां वो शासन चला सकता हो वो व्यक्ति। इससे ये फायदा मिलेगा कि रशिया अफगानिस्तान में घुस ही नहीं पाएगा। तो अंग्रेजों की मंशा ये थी। लेकिन समस्या ये थी अफगानिस्तान में कि उस समय अफगानिस्तान के जो रूलर थे, दोस्त मोहम्मद उनका नाम था। ये बड़े मजबूत व्यक्ति थे, स्वतंत्रता पसंद थे, स्वतंत्र रहना चाहते थे, किसी के अंडर में नहीं रहना चाहते थे। और जो अफगान जनता थी वो इनके साथ सहानुभूति भी रखती थी, इनको बहुत पसंद करती थी अफगानिस्तान के लोग, दोस्त मोहम्मद को। अब ऐसा व्यक्ति तो अंग्रेजों की पूरी स्ट्रैटेजी में फिक्स नहीं बैठता, जो स्वतंत्र रह सकता हो या जिसको जनता पसंद करती हो या जो मजबूत हो। उनके लिए तो ऐसा व्यक्ति फिक्स हो सकता है जो पपेट टाइप का हो। इसलिए उन्होंने दोस्त मोहम्मद को हटाने की तैयारी की, और इसीलिए उन्होंने सैन्य हस्तक्षेप किया अफगानिस्तान में। उद्देश्य यही था कि दोस्त मोहम्मद को हटा के और शाह सुजा को वहां पर बिठा दिया जाए। शाह सुजा जो जो थे, ये शाह सुजा अफगानिस्तान में अब्दाली के पोते थे, लेकिन अनपॉपुलर थे। लोगों ने इनके खिलाफ विद्रोह कर दिया, इसलिए ये पंजाब में रह रहे थे, लुधियाना में। जो रंजीत सिंह हैं उन्होंने इन्हें शरण दी अपने यहाँ पे, और लुधियाना में इनको रहने के लिए जगह दी। तो पहले पंजाब के प्रोटेक्शन में और फिर बाद में अंग्रेजों की प्रोटेक्शन में ये यहीं पर रह रहे थे। अब ये लीगल हायरर भी थे क्योंकि अब्दाली के पोते थे, उसी एंसेस्ट्री से आते थे, तो इन्हें बिठाया भी जा सकता था। और ये कमजोर भी थे, अंग्रेजों की बात भी मानते। इसलिए सारी स्ट्रेटेजी इसी में थी कि दोस्त मोहम्मद को हटाकर शाह सुजा को वहां पर रूलर बनाया जाए। इसीलिए 1839 में अंग्रेजों ने इंटरवीन किया और फर्स्ट अफगान वॉर हुई इसी वजह से। लेकिन अंग्रेज बुरी तरह हारे, बुरी तरह हारे। और कहते हैं कि अफगानों की टर्म्स पर अंग्रेजों ने समझौता किया, अफगानों की टर्म्स पर समझौता किया। और सबसे बाद में जब ये हार के वहां से लौट रहे थे, तो जब दर्रा पार कर रहे थे, ये इंडिया में एंटर कर रहे थे, तो अफगानों ने अटैक किया इन पर, लौटते हुए अंग्रेजों पर, उनकी सेना पर, और पूरी सेना को मार दिया। एक व्यक्ति बचा बस, डॉक्टर बाइडन नाम से एक अंग्रेज बच पाया। 20,000 की सेना कहते हैं सब समाप्त हो गई। इतनी बड़ी त्रासदी थी ये कि गवर्नर जनरल ऑकलैंड को, उस समय गवर्नर जनरल ऑकलैंड थे इंडिया में, इन्हें वापस बुला लिया गया इंग्लैंड। इस तरीके से फर्स्ट एंग्लो अफगान वॉर जो थी वो पूरी अंग्रेजों के लिए एक विनाश लेके आई, डिवास्टेशन लेके आई।
तो इसको जरा लिखिए। मैं समझता हूं समझ में तो आ गया होगा, ये कहानी आ गई है ना? बताइए। है ना? क्योंकि पहले भी मैंने इसका जिक्र किया है कई बार। लिख ले। चलिए लिखिए द अफगान वॉर्स। और इसमें पहला पॉइंट लिखना, पहला पॉइंट इसमें लिखना, द अफगान वॉर्स वॉज रिजल्ट ऑफ द अफगान वॉर्स वॉज द रिजल्ट ऑफ एंग्लो रशियन राइवैलरी। एंग्लो रशियन राइवैलरी। अफगान युद्ध, अफगान युद्ध आंग्ल रूस प्रतिस्पर्धा के कारण हुए। आंग्ल रूस प्रतिस्पर्धा के कारण हुए। ब्रिटिश कंसीडर्ड अफगानिस्तान ब्रिटिश कंसीडर्ड अफगानिस्तान वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सिक्योरिटी ऑफ फॉर द सिक्योरिटी ऑफ ब्रिटिश इंडिया एम्पायर। फॉर द सिक्योरिटी ऑफ ब्रिटिश इंडिया एम्पायर। अंग्रेज अफगानिस्तान को अंग्रेज अफगानिस्तान को ब्रिटिश भारत ब्रिटिश भारत साम्राज्य के लिए ब्रिटिश भारत साम्राज्य के लिए अति आवश्यक मानते थे। अति आवश्यक मानते थे। दे वॉन्ट दे वॉन्ट अफगानिस्तान दे वॉन्ट अफगानिस्तान एज अ बफर स्टेट दे वॉन्ट अफगानिस्तान एज अ बफर स्टेट बिटवीन एज अ बफर स्टेट बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड रशिया। बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड रशिया। वे अफगानिस्तान को वे अफगानिस्तान को ब्रिटिश भारत ब्रिटिश भारत एवं रूस के मध्य ब्रिटिश भारत एवं रूस के मध्य एक बफर राज्य के रूप में देखते थे। एक बफर राज्य के रूप में देखते थे। ठीक है ना? देखो यही पॉलिसी उन्होंने भारत में भी देखी, अपनाई। आपने देखा होगा कि जैसे उन्होंने अवध को बफर राज्य बना दिया था मराठों से, जिससे सीधे तौर पर ना उलझना पड़े। ऐसे ही उन्होंने दक्षिण भारत में कर्नाटक को बफर स्टेट बना दिया था, जिससे निजाम से सीधे तौर पर ना उलझना पड़े। तो अंग्रेजों की ये पॉलिसी रही। इसी पॉलिसी को उन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर भी लागू किया। जैसे अफगानिस्तान को उन्होंने बफर स्टेट बनाने का प्रयास किया रूस के और ब्रिटिश भारत के बीच में, जिससे सीधे तौर पर रूस से ना उलझना पड़े यहां। एक तो उनका उद्देश्य ये था। दूसरा उद्देश्य ये था कि अफगानिस्तान में कोई ऐसा रूलर रहे जो अंग्रेजों का सपोर्टर हो या उनका पिछलग्गू प्रकार का व्यक्ति हो, जो वो कहें वही मान ले। एक मजबूत व्यक्ति वहां पर ना हो। उस समय जो वहां रूलर थे दोस्त मोहम्मद, जो कि पहले एक अमीर थे और बाद में विद्रोह हो गया शाह सुजा के खिलाफ, और शाह सुजा को हटाकर दोस्त मोहम्मद गद्दी पर बैठे थे। लेकिन वो एक पॉपुलर लीडर थे, जनप्रिय नेता कह सकते हैं। उनके पास सपोर्ट भी था लोगों का, इसलिए वो मजबूत थे। उन्हें हटाना आसान नहीं था। तो फिर युद्ध का सहारा लिया गया। तो लिखिए अगले पॉइंट में,
ब्रिटिश ऑल्सो वांट ब्रिटिश also want a weak ruler in Afghanistan. A weak ruler in Afghanistan. अंग्रेज अंग्रेज अफगानिस्तान में एक अंग्रेज अफगानिस्तान में एक कमजोर शासक चाहते थे, which can be easily which can be easily moved by British which can be easily move which can be easily move according to British interest, ऐसा लिखिए, which can be easily move according to British interest, जिसे कि आसानी से जिसे कि आसानी से अंग्रेजी हितों के अनुसार चलाया जा सके, अंग्रेजी हितों के अनुसार चलाया जा सके। बट अगले पॉइंट से लिखना इसे, बट एट दिस टाइम एट दिस टाइम दोस्त मोहम्मद बट एट दिस टाइम दोस्त मोहम्मद a strong ruler a strong ruler was ruling over Afghanistan was ruling over Afghanistan परंतु इस समय एक मजबूत शासक परंतु इस समय एक मजबूत शासक दोस्त मोहम्मद अफगानिस्तान के ऊपर शासन कर रहे थे। सो ब्रिटिशर्स वांट टू रिप्लेस हिम सो ब्रिटिशर्स वांट टू रिप्लेस हिम बाय शाह सुजा ब्रिटिशर्स वांट टू रिप्लेस हिम बाय शाह सुजा। अतः अंग्रेज उन्हें उनकी जगह अतः अंग्रेज उनकी जगह शाह सुजा को शाह सुजा को शासक बनाना चाहते थे शाह शुजा को शासक बनाना चाहते थे। ठीक है ना, ये एक पॉइंट था उसमें। अब जो शाह शुजा हैं ये यहीं रह रहे थे इंडिया में ही, क्योंकि भगा दिया गया था इन्हें वहां से। तो रंजीत सिंह ने अपने यहां शरण दी ने रंजीत सिंह को इन्होंने इसी समय हीरा दिया था, कोहिनूर, क्योंकि इन्हीं के पास था। अब्दाली के पास आया और नादिर शाह ने अब्दाली को दिया, क्योंकि वो दामाद थे उनके। अब्दाली ने शाह शुजा के पास आया, शाह शुजा ने वापस रंजीत सिंह को दे दिया। इस तरीके से पंजाब के पास था वो। तो ये यहीं रह ले रहे थे लुधियाना में। ब्रिटिश प्रोटेक्शन में पहले रंजीत सिंह के प्रोटेक्शन में थे, बाद में ब्रिटिश प्रोटेक्शन में आ गए थे। तो लिखिए, शाह शुजा वॉज residing in Afghanistan. So Shah Shuja was residing in Ludhiana, under the protection of Britishers. Under the protection of Britishers. शाह शुजा इस समय अंग्रेजों के संरक्षण में लुधियाना में रह रहे थे। ठीक है ना। अब अगले पॉइंट से लिखना,
सो ब्रिटिश अटैक्ड अफगानिस्तान British attacked Afghanistan in 1839. British attacked Afghanistan in 1839. अतः अंग्रेजों ने 1839 में अफगानिस्तान पर आक्रमण किया. काबुल was conquered. काबुल पर कब्जा कर लिया गया. एंड शाह सुजा प्लेस्ड ऑन द थ्रोन. एंड शाह सुजा प्लेस्ड ऑन द थ्रोन. तथा शाह शुजा को गद्दी पर बिठा दिया गया. ठीक है ना, ये हुआ. लेकिन शाह सुजा अनपॉपुलर रहे वहां भी. पहले लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे. इवन उन्हें विदेशी माना जाता था. उन्हें वो लोग भारतीय मानते थे कि पपेट हैं, ये अंग्रेजों के पपेट हैं. तो उनके खिलाफ अपराइजिंग हो गई, रिवोल्ट हो गया. और इस रिवोल्ट के चलते उन्हें गद्दी छोड़नी पड़ी. अंग्रेजों ने खूब कोशिश की रिवोल्ट दबाने की, लेकिन रिवोल्ट दबा नहीं. और फाइनली ये हुआ कि अंग्रेजों को इतना रिवोल्ट फैला वहां पे कि अंग्रेजों को संधि करनी पड़ी, ट्रीटी करनी पड़ी अफगानियों से. और अफगानियों की टर्म्स पर कम करनी पड़ी 1841 में, 1841 में. तो लिखिए अगले पॉइंट में. बट शाह सुजा was very unpopular among Afghans. परंतु शाह सुजा अफगानिस्तान में अधिक लोकप्रिय थे. बस लोकप्रिय नहीं थे. हाँ, लोकप्रिय नहीं थे. ठीक है. चलिए नेक्स्ट लिखिए अगले पॉइंट से. क्या लिखा आपने? लोकप्रिय नहीं थे, है ना. शाह सुजा अफगानिस्तान में लोकप्रिय नहीं थे. वेरी सून वेरी सून द अपराइजिंग broke out. So very soon the uprising broke out against him. इसलिए शीघ्र ही उनके विरुद्ध विद्रोह हो गया. Situation getting uncontrolled and he was dethroned. परिस्थिति चिंताजनक हो गई एवं उन्हें गद्दी से हटा दिया गया. In 1841,
British compelled to sign a treaty. British compelled to sign a treaty with Afghan chiefs. With Afghan chiefs. 1841 में 1841 में अंग्रेजों ने अफगान प्रमुखों के साथ अंग्रेजों ने अफगान प्रमुखों के साथ, या ऐसा लिखना, 1841 में अंग्रेज अफगान प्रमुखों के साथ संधि करने के लिए बाध्य हुए. They agreed to evacuate. They agreed to evacuate Afghanistan. वे अफगानिस्तान को खाली करने पर सहमत हुए. And the power was restored. And the power was restored. Power was restored to दोस्त मोहम्मद. तथा पुनः सत्ता दोस्त मोहम्मद को सौंप दी गई. But as the British forces were withdrew, as the British forces were withdrew, they were attacked mercilessly. They were attacked mercilessly all along the way. All along the way. परंतु जब अंग्रेज वापस लौट रहे थे तब पूरे रास्ते उन पर भयानक हमले किए गए. Only one person, Dr. Brydon could reach. Only one person, Dr. Brydon, Bryden, डॉक्टर ब्राइडन, ये सेना में एक डॉक्टर थे, यही बच पाए. बल्कि बच पाया क्या पाए, इन्हें छोड़ दिया गया था. क्योंकि ये डॉक्टर थे, अफगानियों का भी इन्होंने इलाज किया, तो उन्होंने इन्हें छोड़ दिया. Only one person, Dr. Brydon, could reach the frontier alive. Could reach the frontier alive. केवल एक व्यक्ति डॉक्टर ब्राइडन सीमा तक जिंदा पहुंच पाए. ठीक है ना, पूरी एंटायर आर्मी समाप्त हो गई. लॉर्ड ऑकलैंड उस समय गवर्नर जनरल थे. जब ये खबर इंग्लैंड पहुंची तो इन्हें वापस बुला लिया गया, क्योंकि ये मिसमैनेजमेंट माना गया अफगान मामलों का. तो लिखिए, सो द ऑल अफगान एडवेंचर proved a total failure. इस प्रकार संपूर्ण अफगान दुस्साहस असफल रहा.
ठीक है ना। देखो अभी ना, जब अमेरिका वहां से वापस लौटा अफगानिस्तान से, तालिबान फिर से वहां पर आए, तो ये बात काफी चली थी, बहुत चर्चा चली, मतलब कई इंटेलेक्चुअल्स ने इस बात को लिखा कि अफगानिस्तान वो लैंड है जहां जो सबसे ज्यादा पावर में थी, जब जब शक्तियां पूरे ग्लोब की, उन्होंने उस समय वहां इंटरवीन किया, और अफगानिस्तान उनके लिए ही उनकी कब्रगाह साबित हुआ। और ये बिल्कुल फैक्ट है। ब्रिटेन इस समय पूरा पावर में थे, पूरी दुनिया में तूती बजती थी ब्रिटेन की, जब ये मुश्किल से बच के वहां से निकले। अभी आगे भी देखेंगे ऐसे ही होगा, फाइनली करेंगे लगातार ये कोशिश। फिर उसके बाद रशिया 1979, 76, 79 में, 80s में जब पूरी पावर में था अपने, तो बड़ी मुश्किल से बाहर निकला अफगानिस्तान से, और हालत ये हुई कि अ, रशिया का बाद में डिसइंटीग्रेशन ही हो गया जब वो अफगानिस्तान से वापस आए, तो हार के ही आए। और तीसरा, अब अमेरिका पूरी पावर में था, यूनिपोलर वर्ल्ड था, लेकिन अमेरिका भी वहां से कोई कुछ भी लेके नहीं गया, केवल डिवास्टेशन के अलावा उन्होंने कुछ नहीं लिया, केवल डिवास्टेशन। कितने ही अमेरिकी मारे गए, उतने तो इराक में और पूरे वेस्ट एशिया में कभी नहीं मारे गए जितने अफगानिस्तान में मारे गए। तो इसीलिए उनको कब्रगाह कहते हैं अफगान। और कारण उसका ये है कि एक तो अफगानी जो है वो अपनी जन्मभूमि से बहुत प्यार करते हैं, अफगानिस्तान के लोग अफगान कल्चर से बहुत प्यार करते हैं। और दूसरा एक कारण उसका यह है कि वहां का टेरेन ऐसा है, वहां की टोपोग्राफी ऐसी है कि वहां का लोकल व्यक्ति ही वहां सरवाइव कर सकता है, बाकी और कोई कर नहीं सकता, इसलिए टेक्नोलॉजी फेल हो जाती है वहां। दैट वाज द बेसिक कॉज, हालांकि पर हुआ, चलिए इतिहास में यही है। अब हुआ क्या, ऑकलैंड को वापस बुला लिया गया, तो इस पॉइंट को लिख लीजिए, इससे दो बातें क्लियर होंगी कि गवर्नर जनरल कौन था और क्यों वापस बुला लिया गया उन्हें। तो लिखिए, इट लेड टू it led to the recall of governor general it led to the recall of general lord lord ऑकलैंड। इस कारण इस कारण गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड को गवर्नर जनरल लॉर्ड ऑकलैंड को वापस बुला लिया गया। ठीक है, अब अगले पॉइंट से लिखना। देखो, अब चूंकि अंग्रेजों को करना ही था, तो फिर 1842 में, ये 41 में पिट पिटा के वापस आए, 1842 में फिर से इन्होंने सेना तैयार की और दोस्त मोहम्मद के खिलाफ इन्होंने लड़ाई लड़ी। ये लड़ाई हालांकि ये जीत गए, बाद में दोस्त मोहम्मद को हटा दिया गया, पर पूरी तरीके से नहीं। उनको उनकी शक्ति बनी रही बाद में भी। लगभग 20,000 लोग इस लड़ाई में भी मारे गए भारतीय, और 50 लाख रुपए खर्च हुआ। उसके बाद भी जब ब्रिटिशर्स कुछ अचीव नहीं कर पाए, तो फिर लॉर्ड ऑकलैंड के बाद एक व्यक्ति जो गवर्नर जनरल बन के आए थे, उनका नाम था लॉर्ड एलन बरो। लॉर्ड एलन बरो ने नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी को अपनाया, यानी अफगानिस्तान के मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा, वो जो करना है वो करते रहे। कुशल अकर्मण्यता की नीति के लिए फेमस है, इसलिए इस नीति का जो नाम था वो था कुशल अकर्मण्यता की नीति, जो इन्होंने अपनाई। स्किलफुल नॉन इंटरफेरेंस, इसको ये हम लोग कहते हैं। स्किलफुल माने कि इसलिए क्योंकि सिचुएशन आपके फेवर में नहीं थी, तो आपने फिर आप कोई वहां पर कोई किसी तरीके का इंटरवेंशन नहीं किया अफगानिस्तान में,
उनके इंटरनल अफेयर्स में कोई हस्तक्षेप नहीं किया, बल्कि फ्रेंडली रिलेशंस उन्होंने बनाने की कोशिश की, जिससे रशिया के इन्फ्लुएंस को वहां से हटाया जा सके। और लगभग अगले 30 सालों तक यही चलता रहा, 1870 तक, 1870 तक यही पॉलिसी चलती रही। बाद में 1878 में सेकेंड अफगान वॉर होती है, उसमें कुछ इन्हें थोड़ा सा लाभ मिला, अदरवाइज तो नहीं मिल पाया। तो आप अगले पॉइंट में लिखना, इन 1842 in 1842 again in 1842 again Britishers attacked Afghanistan. Britishers attacked Afghanistan and and controlled on Kabul. Controlled on Kabul. पुनः 1842 में पुनः 1842 में अंग्रेजों ने अफगानिस्तान पर आक्रमण किया तथा काबुल पर नियंत्रण कर लिया तथा काबुल पर नियंत्रण कर लिया। बट फाइनली दे अराइव्ड अ सेटलमेंट फाइनली दे अराइव्ड ऑन अ सेटलमेंट बट फाइनली दे अराइव्ड ऑन अ सेटलमेंट विद दोस्त मोहम्मद विद दोस्त मोहम्मद। जनरल became the गवर्नर जनरल। अब लॉर्ड एलन बरो, ALLENBOROUGH होगा स्पेलिंग। अब लॉर्ड एलन बरो गवर्नर जनरल बने, हु फॉलो द पॉलिसी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस who followed the policy of who followed the policy of non interference in Afghanistan जिन्होंने अफगानिस्तान के लिए कुशल अकर्मण्यता की नीति अपनाई कुशल अकर्मण्यता की नीति अपनाई। ये फेमस है कि किसने अफगानिस्तान में कुशल को एक और वर्ड है जो यूज किया गया है, वो मेरे इस समय याद नहीं आ रहा इन्होंने इस पॉलिसी में। हिंदी में तो इसे कुशल अकर्मण्यता की नीति कहते हैं, अंग्रेजी में क्या है? कुछ और नाम है इसका पॉलिसी का, देखो मुझे याद आ जाएगा फिर मैं आपको बता देता हूं। ये कुशल अकर्मण्यता की नीति इन्होंने अपनाई थी, इसके लिए फेमस भी हैं, है ना, जिससे काफी लड़ाई झगड़े बचे थे।
अंग्रेजी में क्या है, इसको समझ में नहीं आ रहा। चलिए खैर, जो भी है देख लेंगे। सर। लेकिन ये पूछा गया है। हाँ। सर बीच में आपकी आवाज चली गई थी। आवाज चली गई थी। जी। कौन सा? बट दे फाइनली अराइव्ड एट सेटलमेंट विद दोस्त मोहम्मद, इसके बाद रिपीट कर दीजिए। अच्छा। ओके। अंततः वे दोस्त मोहम्मद के साथ, या ऐसा लिखिए, अंततः उन्होंने दोस्त मोहम्मद के साथ, अंततः उन्होंने दोस्त मोहम्मद के साथ समझौता कर लिया। एंड रिकॉग्नाइज हिम, एंड रिकॉग्नाइज हिम एज एन इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ अफगानिस्तान, एज एन इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ अफगानिस्तान। तथा उन्हें अफगानिस्तान का, तथा उन्हें अफगानिस्तान का स्वतंत्र शासक मान लिया गया। ठीक है ना, एक ये बात हुई। कंटिन्यूएशन में लिखना, एट दिस टाइम, एट दिस टाइम लॉर्ड एलन बरो, लॉर्ड एलन बरो, ALLEN BOROUGH, at this time Lord Ellenborough was the Governor General, was the Governor General। इस समय लॉर्ड एलनबरो, इस समय लॉर्ड एलनबरो गवर्नर जनरल थे। who followed the policy of, who followed the policy of non interference in Afghanistan, non interference in Afghanistan। जिन्होंने अफगानिस्तान में, जिन्होंने अफगानिस्तान में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। ठीक है ना, इसे इसे लिख लो, इसी इसी को, इस पॉइंट को लिखो जरा, कंटिन्यूएशन में ही लिखना। एलन बरो की हस्तक्षेप की नीति, एलन बरो की हस्तक्षेप की नीति कुशल अकर्मण्यता की नीति भी कहलाती है। कुशल अकर्मण्यता की नीति भी कहलाती है। कुशल अकर्मण्यता की नीति भी कहलाती है। दिस पॉलिसी ऑफ लॉर्ड एलन, this policy of Lord Ellenborough is also known as, is known as thoughtful policy of non-interference, thoughtful policy of non-interference। ठीक है ना। अब देखो, अगले 30 सालों तक शांति हो गई। अंग्रेजों ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, फ्रेंड रिलेशन बनाए रखे अफगानिस्तान से, और रशियंस को दूर रखा दोस्ताना संबंधों से ही। यही हुआ। बाद में 1878 में, 1878 में जाके, लगभग 40 साल के आसपास ही बाद में, सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर हुई। ये भी रशियन राइवलरी की वजह से ही हुई थी। इसका भी यही कारण था। फिलहाल आप अगले पॉइंट में लिखिए, यहां से आगे। नाउ ब्रिटिशर्स ट्राई टू मेंटेन, नाउ ब्रिटिशर्स ट्राई टू मेंटेन फ्रेंडली रिलेशंस, फ्रेंडली रिलेशंस विद अफगानिस्तान। अब अंग्रेजों ने, अब अंग्रेजों ने अफगानिस्तान में, अब अंग्रेजों ने अफगानिस्तान के साथ, ऐसा लिखिए, अब अंग्रेजों ने अफगानिस्तान के साथ दोस्ताना संबंध बनाए रखे। एंड बाय इट,
and by it they became successful they became successful in keeping away the Russians from Afghanistan, जिसके फलस्वरूप जिसके फलस्वरूप वे रशिया को जिसके फलस्वरूप वे रशिया को अफगानिस्तान से दूर रखने में सफल रहे। ठीक है ना, एक पॉइंट ये हुआ। अब अगले पॉइंट से लिखना सेकंड एंग्लो अफगान वॉर, हेडिंग डालना ये सेकंड एंग्लो अफगान वॉर। ठीक है, देखो हुआ क्या। 1850 और 60 के दशक में, 1850 और 60s के टाइम में एंग्लो रशियन राइवलरी फिर बढ़ गई, विशेष तौर पर यूरोप में। और यह हुआ कि क्रीमिया युद्ध हो गया। क्रीमिया वॉर के नाम से एक फेमस वॉर है, 1856 में हुई, 1856 में। रूस की हार हुई उसमें, ब्रिटेन जीत गया। इसलिए 60-70 का जो दशक है वो दोनों के बीच में फिर से राइवलरी इंटेंसिफिकेशन का टाइम है। अच्छा, इसका कारण एक और भी था। जैसे इसका मेन कारण क्या था दोनों के बीच में लड़ाई का? रशिया चाहता था, देखो तुर्की जो था इस समय वो यूरोप का मरीज कहा जाता था, ऑटोमन एम्पायर बहुत खराब स्थिति में था और पूरी तरफ अव्यवस्था थी। रशिया इसका फायदा उठाना चाहता था, क्योंकि ऑटोमन एम्पायर में, आप इसको ध्यान से सुनना थोड़ा सा, फॉरेन पॉलिसी का मामला है ये। ऑटोमन एम्पायर जो था, जिसका केंद्र तुर्की था, उसका जो नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट था वो यूरोप में था। जैसे ईस्टर्न यूरोप में बुल्गारिया, रोमानिया, सर्बिया, ये सदर्न यूरोप का जो हिस्सा है ये उसी के अंडर में था। यहां के जो लोग थे वो सर्ब थे, या तो सर्ब थे या स्लाव थे, जो कि ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च को मानने वाले थे। ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च जो था, उनके जो पोप हैं वो रशिया में रहते थे। या ये कह सकते हैं हम कि ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च का जो रहनुमा था, दैट वाज रशिया, उसका केंद्र रशिया है, सेंट पीटर्सबर्ग उसका केंद्र है। जैसे कैथोलिक चर्च का केंद्र रोम है, वैसे ही पुराने समय से ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च का जो केंद्र था दैट वाज सेंट पीटर्सबर्ग। हालांकि पहले वो जेरूशलम में ही था, लेकिन बाद में जेरूशलम से हट गया क्योंकि वहां पर मुस्लिम्स आ गए, उन्होंने उनको भगा दिया वहां से, और बाद में वो जो केंद्र है वो सेंट पीटर्सबर्ग में बना। तो ईस्टर्न यूरोप की जो आबादी थी, जहां तुर्की था, वहां की जनता तो थी ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च जिसका रहनुमा रशिया, और शासन था वहां पर तुर्की का, मुस्लिमों का। अब तुर्की की स्थिति खराब थी, ऑटोमन एम्पायर की टूट रहा था चारों तरफ से। तो रशिया इसका फायदा उठाकर इसी चीज का, और ईस्टर्न यूरोप के जो देश थे जिससे उसका बॉर्डर मिलता था रशिया का, उसे अपने में मिलाना चाहता था। इसलिए वो ये चाहता था कि जो तुर्की है वो और कमजोर हो जाए, ऑटोमन एम्पायर और कमजोर हो। लेकिन इससे अंग्रेजों को परेशानी थी। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश इंडियन एम्पायर, पर्शिया या सेंट्रल एशिया, जहां पर ब्रिटिशर्स काबिज थे, इस एरिया की बाउंड्री लगती थी ऑटोमन एम्पायर से। अगर ऑटोमन एम्पायर समाप्त हो जाता
तो रशिया का सीधा बाउंड्री लगने लगती ब्रिटिश एम्पायर से एशिया में, जो कि यहां भी एक फ्रंटियर खुल जाता। इसलिए ब्रिटेन ये चाहता था कि तुर्की बना रहे, ऑटोमन एम्पायर बना रहे, यूरोप का मरीज जिंदा रहे, मरे ना। ब्रिटेन अंतिम रूप से यह चाहता था। इस वजह से दोनों में राइवलरी थी। इसलिए क्या करता था ब्रिटेन, लगातार तुर्की को सपोर्ट करता था, मिलिट्रीली भी, मॉनेटरी सपोर्ट भी तुर्की को मिलती थी। और ये वर्ल्ड वॉर फर्स्ट तक रहा ऐसा। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले पहले ही ऐसी स्थिति बनी रही। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में ये स्थिति बदली जब तुर्की अगेंस्ट में लड़ा। लेकिन 1850, 60, 70 के दशक तक यही था। तो दोनों के बीच में इसलिए भी राइवलरी इंटेंसिफाई हो गई 1870 तक आते आते, 1870 तक आते आते। और फाइनली ये हुआ कि 1878 में सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर हो गई, द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हो गया। तो लिखिए अगले पॉइंट में, इतना ज्यादा तो नहीं लेकिन हाँ थोड़ा सा इसका जिक्र करेंगे। फ्रॉम 1870 फ्रॉम 1870 द एंग्लो रशियन राइवलरी the Anglo-Russian rivalry intensified again पुणे 1870 से आंग्ल रूस प्रतिस्पर्धा बढ़ गई। सो द ब्रिटिशर्स अगेन wanted to intervene in Afghanistan, अतः अंग्रेज पुनः अफगानिस्तान में हस्तक्षेप करना चाहते थे। अब अगले पॉइंट से लिखना इसमें। देखो इसी समय लॉर्ड लिटन भारत में गवर्नर जनरल बनकर आए। ये फॉरवर्ड पॉलिसी के समर्थक थे। इनका मानना यह था कि अग्रगामी नीति अपनाई जानी चाहिए। फॉरवर्ड पॉलिसी माने कि समझौता नहीं, सीधा आक्रमण, अटैकिंग मोड में होना चाहिए सब कुछ। और इसीलिए इन्होंने, जो उस समय शेर अली थे अफगानिस्तान के रूलर, उनके ऊपर नई टर्म्स लाद दी कि आपको ये शर्तें माननी पड़ेंगी, नहीं मानोगे तो फिर लड़ाई लड़नी पड़ेगी। शेर अली ने शर्तें नहीं मानी, युद्ध की शुरुआत हो गई 1878 में। तो लिखिए एट द सेम टाइम लॉर्ड लिटन वॉज द गवर्नर जनरल इन इंडिया। लॉर्ड लिटन वॉज द गवर्नर जनरल इन इंडिया। इनको सबसे खराब गवर्नर जनरल मानते हैं भारत का, याद रखना, ये पूछा गया एग्जाम में, सबसे खराब मानते हैं। और लॉर्ड रिपन को सबसे अच्छा। लॉर्ड लिटन वॉज द गवर्नर जनरल इन इंडिया। इसी समय लॉर्ड लिटन भारत में गवर्नर जनरल थे। हु वॉज द सपोर्टर ऑफ aggressive policy in Afghanistan? Who was the supporter of aggressive policy in Afghanistan? जो कि अफगानिस्तान में आक्रामक नीति के
आक्रामक नीति के अपनाए जाने के आक्रामक नीति अपनाए जाने के सपोर्टर को क्या कहते हैं हिंदी में? सहयोग। समर्थक। समर्थक थे, करेक्ट। समर्थक थे, समर्थक लिखिए, समर्थक थे, है ना? हाँ जी। तो इन्होंने क्या किया, शेर अली को लेटर लिखा कि भाई ये टर्म्स कंडीशन है, आपको माननी पड़ेंगी, नहीं तो आप मानोगे तो फिर हम लोग लड़ेंगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप लड़ लो, मानेंगे हम, है नहीं। तो युद्ध शुरू हो गया। तो लिखिए अगले पॉइंट में, ही ट्राई he tried to force new terms he tried to force new terms on Sher Ali, the Afghan ruler, on Sher Ali the Afghan ruler। उन्होंने अफगानिस्तान के शासक शेर अली पर नई शर्तें लाद दी, नई शर्तें लाद दी। दिस लेड टू सेकेंड अफगान वॉर, आंग्ल अफगान वॉर। दिस लेड टू सेकेंड आंग्ल अफगान वॉर, जिसके फलस्वरूप द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध हुआ। ठीक है। अब अगले पॉइंट से लिखना, देखो शेर अली को तो हटा दिया गया सत्ता से, और इनकी जगह याकूब खान जो इनके बेटे थे उन्हें गद्दी पर बिठाया। याकूब खान ने अंग्रेजों से संधि कर ली, इसे गंडमक की संधि कहते हैं, संधि ऑफ गंडमक। ये अफगानिस्तान में एक जगह है। इसमें उन्होंने कुछ शर्तें मान ली अंग्रेजों की, लेकिन फिर से रिवोल्ट हो गया, फिर से विद्रोह हो गया। शर्तें मान ली, संधि हो गई, लेकिन फिर से रिवोल्ट हो गया, अंग्रेजों को फिर से मुंह की खानी पड़ी। तो फिर लिखेंगे अगले पॉइंट में, शेर अली सन शेर अलीज सन याकूब खान साइन द ट्रीटी ऑफ गंडमक, स्पेलिंग बोलूंगा, साइन द ट्रीटी ऑफ गंडमक, बाय विच, गंडमक की स्पेलिंग लिख लीजिए, GANDAMAK, साइन द ट्रीटी ऑफ गंडमक, ये पूछी गई है। by which Britishers secured some rights। शेर अली के बेटे याकूब खान ने गंडमक की संधि कर ली, जिसके फलस्वरूप उन्हें कुछ अधिकार प्राप्त हो गए। ठीक है ना? चलो इसे यहां तक रखते हैं। कोई क्वेरी है किसी की तो आप मुझसे पूछ लीजिए, आगे कल करते हैं इसे। समझ में आई कहानी सब, अफगान वॉर्स? हाँ जी, क्लियर है सबको? अरे ये बताओ, समझ में आई या नहीं आया? सिंध, पंजाब और अफगानिस्तान का ये सब मामला आपको क्लियर हुआ? ठीक है।
ये यहां से इंडियन फॉरेन पॉलिसी बनती है, यहीं से जड़ें हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी की। हालांकि जड़ें तो देखें तो मुगलों के समय में मिल जाती हैं। मैंने वहां भी आपको कराया है जब मेडिवल कराई थी। एक पार्ट इसका यहां पर भी है। और आज भी हम लोग ये कहते हैं, देखो, प्रेजेंट गवर्नमेंट की सबसे बड़ी जो फेलियर मैं देखता हूं फॉरेन पॉलिसी के लेवल पर, अगर मुझे मेरी समझ के हिसाब से जो सबसे बड़ी फेलियर है वो ये है कि हमने अफगानिस्तान में अपने राइट्स खो दिए। अफगानिस्तान में इंडियन इंटरेस्ट को हमने समाप्त कर दिया इस गवर्नमेंट के समय में। ये सबसे बड़ी कमजोरी है इस सरकार की। अफगानिस्तान एक ऐसी जगह है, देखो, अफगानिस्तान के लोग ना भारतीयों को बहुत पसंद करते हैं। पाकिस्तानियों को पसंद नहीं करते वो, भारतीयों को बहुत पसंद करते हैं। भारत को शुरुआत से ही अफगानिस्तान में भारतीयों को, भारतीय संस्कृति को सम्मान मिला है। और इसीलिए जो पिछली सरकारें थीं, उन्होंने अफगानिस्तान में सोशल वेलफेयर प्रोग्राम शुरू किए थे। पार्लियामेंट हमने वहां बनवाई और इरिगेशन फैसिलिटीज वहां डेवलप की। सलमा डैम भारत की सहायता से ही बना। और भारत सबसे बड़ा डोनर था अफगानिस्तान को पुरानी सरकारों के समय में। लेकिन जब ये सरकार आई, मोदी गवर्नमेंट, इन्होंने अफगानिस्तान को नेग्लेक्ट किया। और बाद में ये भी हुआ कि तालिबान के साथ इन्होंने संपर्क ही, मतलब पीछे से तो ये बात करते हैं सबसे, पता नहीं सामने से बात करने में क्यों डरते हैं। अरे जब आप पिछले दरवाजे से आप सबसे बात करते हो तो सामने जाके क्यों बात नहीं कर सकते? इतना काहे का डरना? अफगानिस्तान में बैक चैनल डिप्लोमेसी तो इनकी चलती रही, लेकिन कभी भी फ्रंट चैनल डिप्लोमेसी को इन्होंने नहीं किया, जिसकी वजह से वहां हमारा इंटरेस्ट कमजोर हो गया। और उसका लाभ मिला चाइना को सीधे तौर पर। चाइना ने वहां पर अफगानिस्तान में, अब चाइना सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। चाइना सबसे बड़ा क्लोज एलाई है तालिबान गवर्नमेंट का। यहां तक हुआ कि अभी जब आ, जो गल्फ में झगड़ा हुआ था, ये हुत्ती रिबेल्स अटैक कर रहे थे, तो इसमें तालिबान ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया वहां। और पर्शियन गल्फ में ईरान, तालिबान और चाइना, इन तीनों के बीच में बात हुई पर्शियन गल्फ में सिक्योरिटी वगैरह को लेकर। तो देखो, चाइना का तो कोई लेना देना ही नहीं था अफगानिस्तान में, कोई मतलब नहीं था। लेकिन चाइना एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगा और सबसे बड़ा सहयोगी है आज वो तालिबान गवर्नमेंट का। दैट इज द फेलियर ऑफ इंडियन गवर्नमेंट। लेकिन कोई कहे कहाँ, यहाँ तो कहने वाला जेल में पहुंच जाएगा। सबसे बड़ी बात यही है। दैट इज द सिनेरियो ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी। बस फोटो खिंचाने लायक रह गए हैं ये, बाकी कुछ नहीं है इनका। और वैसे आप देखो कि मीडिया वाले, चैनल वाले आपको खूब चलाते रहेंगे कि भारत ने विश्व गुरु बन गया। और मैं यही नहीं समझ आता, विश्व गुरु किसे कहते हैं, ये होता क्या है? तो खैर चलिए, लेकिन दैट इज द फॉरेन पॉलिसी। जड़ जो है वो भारत की, वो फॉरेन पॉलिसी की, वो अंग्रेजों ने ही बनाई। तो जो फॉरेन पॉलिसी अंग्रेजों ने डिसाइड कर दी थी, हमने आगे उसी को फॉलो किया है। उसमें बस थोड़े बहुत चेंजेस तो हम लोगों ने कर लिए अपने अपने हिसाब से, लेकिन मेन चीज हम लोगों ने वही फॉलो की है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया है। हाँ, अब जरूर बदलाव है, लेकिन अब से पहले तक कोई बदलाव उसमें था नहीं। चलिए, मैं आपको समझा पाऊंगा। कोई क्वेरी है तो आप पूछ लीजिए। कल मिलते हैं फिर। ठीक है। ओके, थैंक यू। हाँ जी।